ने तो सब दिन लूटा है। आज जो ओबीसी का बात करता है, हरिजन, आदिवासी, पिछड़ा, दलित का जानवरों से बदतर स्थिति कांग्रेस के राजपाट में हुआ है। सच्चर कमेटी का रिपोर्ट कहता है इस देश में मुसलमानों की स्थिति दयनीय है। वो कोई भारतीय जनता पार्टी क्या है क्या? सिर्फ वोट बैंक मुसलमानों को बना के रखा है। आज मुसलमान समाज भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि कांग्रेस सिर्फ मुसलमानों को यूज किया है। पे भी जो है हंसी आती है, जो रात को अपनी बेटियों को जलाता है और उसके सबूत को मिटा देता है। शर्म आनी चाहिए इनके नेताओं को जो इस तरह के नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं। से पहले भाजपा दे 33% महिलाओं को टिकट दे दे, क्या जरूरी है? पुरुष के सीट से महिला लड़ सकती नहीं लड़ सकती? गोड्डा में महिला लड़ सकती नहीं लड़ सकती है? राजमहल में महिला लड़ सकती नहीं है कोई मैंने प्रोहिबिटेड है? कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं है ये व्यवस्था कि नहीं लड़ सकती है? जितना सीट है लड़ा दो, दिल दिखाओ। शुरुआत बिहार में जो कह रहा है कि जाति जनगणना, आखिर क्यों आप चले गए सुप्रीम कोर्ट? क्या शो करता है आपका इंटेंशन, क्या बताता है तो आप बड़ा स्वच्छ, बड़े अच्छे अंदाज में बोलते हैं, बड़ा हितैषी है, सारा चीज है। हम लोग किसी पर पर्सनल अटैक नहीं करते हैं, क्या है नहीं है, लेकिन अंदर क्या है आपका? अरे आप सेंसस करा लेते हैं, अच्छा आप डिक्लेयर कर दो कि हम ठीक है इस महिला शक्ति बंधन बिल जो आया है इसमें हम जो है ओबीसी को जो है 40% दे देंगे, कर दो डिक्लेयर। हम 40% से बिलो हो जाएंगे जनगणना में, हमको कम कर दीजिएगा। हमको हंसी आती है, इन्होंने कहा कि मोदी जी जिसका शिलान्यास करते हैं उसका उद्घाटन भी करते हैं, इसीलिए इन्होंने 2000 का नोट भी लाया और बंद भी करवा रहे हैं। कांग्रेस जो ओबीसी के लिए जो पाप किया है, उनको आरक्षण नहीं देके, वह पाप आज धोने के लिए इन सब बातें आ रही है। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, यह नारा किसने है? बाबू जगदेव कुशवाहा। और उसी बाबू जगदेव कुशवाहा को कांग्रेस के राज में बिहार में गोली मारकर एक डीएसपी उसके मुंह में पेशाब कर देता है। कांग्रेस कभी बताता है इन बातों को कि कितना अन्याय ओबीसी के साथ और इन कांग्रेसियों ने किया है? ओबीसी को बहुत भारी नुकसान है। ओबीसी के लोगों को समझना होगा और ये चेतना होगा कि ये कांग्रेस और बीजेपी का जो ये चोर चोर मौसेरा भाई का जो खेल है, इससे बचना होगा। हम कहते तो हैं कि हमारे नारी शक्ति है, हम नारी को पूछते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, लेकिन थोड़ी इसमें नियत साफ होनी चाहिए। मैं हर पार्टी के बारे में कहूँगा, आप आज उठा के देख लीजिए कांग्रेस का जो ऑर्गेनाइजेशन है, मैं बात शुरू करता हूँ कांग्रेस से जो कि सबसे ओल्डेस्ट पार्टी है, उसका जो ऑर्गेनाइजेशन है, उनका जो CWC है, कितने मेंबर उनके यहाँ हैं? 5 हैं आउट ऑफ 60, 5 हैं। उसमें से एक बात और मैं ऐड कर दूँ कि उसमें से 2 मेंबर जो हैं गांधी फैमिली से हैं। आप बीजेपी में आ जाइए, आउट ऑफ 81 दर्जन के आसपास है, 1 दर्जन के आसपास है। तो इससे लगता है कि बातें आपकी अंदर बहुत अच्छी है, किताब में, लिखने में, पढ़ने में बहुत है, लेकिन नीयत आपको साफ करनी चाहिए। और विभिन्न राजनीतिक दल के प्रतिनिधि आज यहाँ पर मौजूद हैं और आज हम लोग बात करेंगे महिला आरक्षण पर। जी हाँ, कल राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बाद शगुफा है या फिर ये अमली जामा इस पर पहनाया जा सकेगा भविष्य में? देखिए, एक्चुअली क्या है कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो है एक्सप्रेस न्यूज़ का, कि आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू पर जो है एक डिबेट रखा है। शहर के बौद्धिक लोगों को, जो है राजनीतिक लोगों को, साहित्यिक लोगों को, सबों को जमा किया है। देखिए, एक्चुअली है क्या, इस देश में अगर आप ज़रा सा बैकग्राउंड में जाएंगे तो आप इंडस वैली सिविलाइजेशन को देखे होंगे। इंडस वैली सिविलाइजेशन भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है और उस टाइम भी हम सभ्य थे। उस टाइम में मातृसत्तात्मक संस्था थी, यहाँ व्यवस्था था। और उसके बाद से जो है इस देश में, बल्कि कहिए कि पूरा वर्ल्ड में जो है पितृसत्तात्मक व्यवस्था हुई, पर पुरुष प्रधान समाज बना। और इसलिए हमको इसमें बहुत पहल करना चाहिए था। प्रयास भी इस देश में बहुत बाद में हुआ। आपको मैं बताऊं कि आपको याद होगा कि 1930 में हमारे भारतीय एक वकीला जो सरोजिनी नायडू है, उन्होंने महिला के आरक्षण के लिए, महिला की व्यवस्था के लिए, रिप्रेजेंटेशन के लिए जो है बात रखी थी। फिर 1947 में वो अकेली थी। 1951 में जो बना उसमें वो 3-4 या 5 लेडीज़ थीं। तो ये बातें तो है कि इस देश में ये बहुत पहले लागू होना चाहिए था, क्योंकि हमारे पास इसका वर्तमान भविष्य है, हमारे पास में इसका, हमारे पास में जो है मैंने कहिए पास्ट बहुत मजबूत था। आज आप देखेंगे कि इंडिया को छोड़ के इवन दो के पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी रिप्रेजेंटेशन जो है महिलाओं का
पाकिस्तान में 20% है हाउसेस में, और जो है बांग्लादेश में 21% है। और छोटे छोटे कंट्री जिनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं था उनके यहाँ, किसी के यहाँ 63% है, किसी के यहाँ 53% है। ये बिल तो बहुत ही आवश्यक था, क्योंकि जेंडर डिफरेंसेस जो है इसको पाटना बहुत ही आवश्यक है। हम कहते तो हैं कि हमारे नारी शक्ति है, हम नारी को पूछते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, लेकिन थोड़ी इसमें नीयत साफ होनी चाहिए। मैं हर पार्टी के बारे में कहूँगा, आप आज उठा के देख लीजिए कांग्रेस का जो ऑर्गेनाइजेशन है, मैं बात शुरू करता हूँ कांग्रेस से, जो कि सबसे ओल्डेस्ट पार्टी है, उसका जो ऑर्गेनाइजेशन है, उनका जो CWC है, कितने मेंबर उनके यहाँ हैं? 5 हैं आउट ऑफ 60, 5 हैं। उसमें से एक बात और मैं ऐड कर दूँ कि उसमें से 2 मेंबर जो हैं गांधी फैमिली से हैं। आप बीजेपी में आ जाइए, आउट ऑफ 81 दर्जन के आसपास है, 1 दर्जन के आसपास है। तो इससे लगता है कि बातें आपकी अंदर बहुत अच्छी है, किताब में, लिखने में, पढ़ने में बहुत है, लेकिन नीयत आपको साफ करनी चाहिए। और नियत और साफ करनी चाहिए। इन लोगों को आखिरी तो- चुनाव के आखिरी समय में ही क्यों? पहली बात तो इन लोगों को वेलकम करना चाहिए कि आज़ादी के इतने वर्ष के बाद ऐसा सुखद हम लोगों को एक चीज़ मिला है यहाँ के नारी शक्ति को। उन्हें से आप समझिए, आप ही से हम प्रश्न पूछते हैं कि इस देश में ST/SC को आरक्षण कब से लागू हुआ? ST/SC संविधान लागू होते साथ ही आप उसको आरक्षण दे दिए, और OBC के आरक्षण को आप कितने सालों तक लटकाए रखे। ये लोग बहाना बनाते हैं कि OBC का उसमें प्रावधान नहीं है। मोदी जी जिस बात को कहते हैं कि जिस चीज़ का हम शिलान्यास करते हैं उसका उद्घाटन भी करते हैं। जब तक सेंसस नहीं हुआ है, आरक्षण का आधार क्या है? जनगणना, आपकी आबादी कितनी है, आरक्षण उसी हिसाब से दी जाती है। तो मोदी जी जानते हैं कि अगर हम अभी बिना सेंसस कराए उसको लागू कर देते हैं ST/SC OBC को, ST/SC तो ऑलरेडी लागू हो गया, OBC को तो ये मामला कोर्ट में जाएगा और फिर ये खत्म हो जाएगा। फिर देखिएगा कि लोग मोदी के खिलाफ एक वातावरण बनाना शुरू करेगा। इसलिए मोदी जी जानते हैं कि 29 के पहले हम सेंसस करा लेंगे, OBC की कितनी आबादी है उसको हम क्लियर कर देंगे, उस हिसाब से सीटें निर्धारित हो जाएंगी। तो कहीं कोई दिक्कत नहीं, सबको तो वेलकम करना चाहिए कि आप जैसे वकील साहब ने कहा कि बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे देश में भी महिलाओं का प्रतिनिधित्व हमसे ज्यादा है। ये भारत का दुर्भाग्य है कि आज भी 70 साल के बाद हम पीछे हैं। आप काका कालेकर का रिपोर्ट आयोग कब बना? 1953 में रिपोर्ट आया, 55 में। 40 साल तक OBC आरक्षण को कांग्रेस दबाए रहा। और आप समझिए कि OBC का कितना बड़ा विरोधी है कि OBC का आरक्षण इन्होंने कभी नहीं दिया। वो तो मंडल कमीशन लागू हुआ, उसके बाद हमको आरक्षण मिला। आप उसके बाद समझिए आबादी के हिसाब से आरक्षण का प्रावधान है, तो हमको मेरी आबादी 50% है तो 50% आरक्षण मिलना चाहिए। कोर्ट ने इंदिरा साहनी के मामले में जजमेंट दिया, 27% कर दिया। आप उसको क्यों नहीं पलटे? जब साहबानो केस में आप सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को पलट सकते हैं। आप आज जो राहुल गांधी बड़ा दिखा रहे कि बड़का OBC का हितैषी है, तो उसके बाद आपकी सत्ता आई, 2 बार सत्ता आई, उसके बाद आपने क्यों नहीं OBC को 50% आरक्षण दिया? ये सिर्फ नौटंकी है। कांग्रेस जो OBC के लिए जो पाप किया है, उनको आरक्षण नहीं देके, वह पाप आज धोने के लिए इन सब बातें आ रही है। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। यह नारा किसने है? बाबू जगदेव कुशवाहा। और उसी बाबू जगदेव कुशवाहा को कांग्रेस के राज में बिहार में गोली मारकर एक DSP उसके मुंह में पेशाब कर देता है। कांग्रेस कभी बताता है इन बातों को कि कितना अन्याय OBC के साथ इन कांग्रेसियों ने किया है? ये सिर्फ नौटंकी है। और मोदी जी हमारे OBC वर्ग से आते हैं, OBC वर्ग के हितों की उनकी चिंता है, महिलाओं की चिंता है। यह हर हाल में 29 में लागू होगा और दुनिया देखेगी। इसका ये लोग भी वेलकम करेंगे। हर हाल में लागू होगा, दुनिया देखेगी। बिल्कुल होना चाहिए, उसका समर्थन में। सुभाष जी इंदिरा साहनी की बात बोले, काका कालेकर की बात बोले, 100% सही है। लेकिन एक प्रश्न है, हम OBC राष्ट्रीय OBC मोर्चा के जिला अध्यक्ष होने के नाते, चूँकि हम अपने वर्ग हित की बात करेंगे और अपने बहुजन जो हम लोग 85% हैं देश में, इस वर्ग की हित की इसलिए बात करेंगे कि ये वर्षों से उपेक्षित है। हम लोग आज़ाद भारत में गुलाम हैं, अब तक आज़ाद OBC नहीं है। कारण क्या है? कारण जो बीजेपी और कांग्रेस जो है, ये एक बॉल को फेंकता है, एक बार ये लपकता है, दूसरी बार वो लपकता है। बीच में OBC के लोग जो हैं, इनको कुछ मिल नहीं पाता है। आप कहेंगे कि प्रधानमंत्री, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो OBC के प्रधानमंत्री बने हैं, लेकिन OBC के तो ये हैं, लेकिन इनका एजेंडा क्या है? किनके एजेंडा पे ये काम कर रहे हैं? RSS के एजेंडा पे काम कर रहे हैं। RSS उस दिन भी हावी था, RSS आज भी हावी है। इससे OBC को बहुत भारी नुकसान है। OBC के लोगों को समझना होगा और ये चेतना होगा कि ये कांग्रेस और बीजेपी का जो ये
चोर चोर मौसेरा भाई का जो खेल है इससे बचना होगा। हम डॉक्टर लोहिया के अनुयायी हैं, हम डॉक्टर लोहिया के अनुयायी हैं जिन्होंने नारा दिया था संत सोपा ने बांधी घाट पिछड़ा पावे 100 में 60। तो कहाँ गया? बाबू जगदेव बाबू कुशवाहा की बात हुई, उन्होंने कहा था कि 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आज ये क्या हो रहा है? आज कितने आप देख रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी में, आप जुडिशरी में, आप मीडिया में कितने लोग हैं। आप भी तो आशुतोष जी महसूस कर रहे होंगे। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का हाल देख लीजिए, कहाँ है ओबीसी, कहाँ है बहुजन, कहाँ है एसटी। आप देख लीजिए न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में देख लीजिए कितने जज आपके हैं। सांसद में बात आई थी कि 90 जो उनके सचिव हैं उसमें कितने ओबीसी हैं। आप देख लीजिए प्रधानमंत्री के कार्यालय में कितने ओबीसी, मात्र 3 ओबीसी हैं। कहाँ हैं जो ओबीसी 85% 60% ओबीसी हैं, कहाँ हैं वो? उसका बात कौन करेगा? तो सामाजिक न्याय की जब तक स्थापना नहीं होगी, सामाजिक न्याय का जब तक सरकार नहीं आएगा। देवगौड़ा की सरकार आया था, उन्होंने जाति आधारित जनगणना कराने के लिए अनुशंसा करने का काम किया था। 2011 में कांग्रेस ने भी जाति आधारित जाति आधारित मैं इंटरफेयर नहीं किया, मुझे बोलने दिया जाए। मैं ओबीसी के तरफ से मुझे बोलने का मौका दिया गया, मुझे बोलने दिया गया जाए। विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री बने, आप 90 में देखे कि इंदिरा साहनी का जो ये आया षड्यंत्र को देखते हुए जो मात्र 27% हम लोग को आरक्षण मिला। आज झारखंड डिवीजन हुआ बिहार से, हम लोग 27% मिल रहा था। क्या बात है, कहाँ चूक हुआ, किसका षड्यंत्र है जो कि ओबीसी को मात्र 14% आरक्षण दिया गया? और उसमें भी उसी समय 7 जिला में ओबीसी के आरक्षण को शून्य कर दिया गया। यही प्रधानमंत्री मोदी जी हैं जो 2016 में नीट में ओबीसी को आरक्षण का शून्य कर दिया गया था। 16,000 डॉक्टर एमबीबीएस नहीं बना ओबीसी का, ओबीसी के लोग 16,000 डॉक्टर एमबीबीएस जो है ओबीसी का नहीं बना। प्रधानमंत्री मोदी ने जो है आरक्षण खत्म कर दिया। और सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस और बीजेपी जो एक ही सिक्का के दो पहलू है। नहीं, जितना नीट में तो आज ओबीसी का आरक्षण तो प्रावधान तो है ही, हटाया भी तो था, हटा, लेकिन आज लागू किया ना मोदी जी ने। प्रेशर पड़ा। देखिए आज नीट में आरक्षण लागू है। जितना सेंट्रल विश्वविद्यालय, सेंट्रल जो स्कूल है, वहाँ चाहे आप नवोदय लीजिए, नेत्रहाट लीजिए, नवोदय ले लीजिए, सेंट्रल स्कूल है, वहाँ पर मोदी जी ने एमपी कोटाज को खत्म किया ताकि आप एसटी एससी और ओबीसी का आरक्षण वहां लागू हो सके। तो वर्ग हित की चिंता, ओबीसी की वर्ग हित की चिंता मोदी जी को भी है। अगर चिंता रहती तो फिर क्या कहते हैं, आरक्षण हटता नहीं, वो तो प्रेशर पड़ा तो फिर आरक्षण हो गया। नहीं, कुछ टेक्निकल विषय से आरक्षण उसमें व्यवधान आई होगी, लेकिन मोदी जी ने नीट में अंततः आरक्षण को लागू किया, अंततः आरक्षण दे दिया। क्या सबसे पहले तो आपको इस डिबेट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम जो कह रहे थे कि जिन दोनों से पूछ रहे थे, जो दोनों दल देश के बड़े दल हैं, दोनों के नियत में खोट है। किसी एक का अगर साफ रहता तो ये स्थिति नहीं होती और ये डिबेट का विषय भी नहीं होता। लेकिन ये दोनों का नियत में खोट है, दोनों नहीं चाहता है। कांग्रेस भी ये बात चाहती है कि किसी तरह इससे लटक जाए जो फिर हम उस पर राजनीति करें। ये तो राजनीति कर ही रही है भारतीय जनता पार्टी के लोग। विषय छोटा है कि महिलाओं को आरक्षण देने की बात है। अब महिलाओं के आरक्षण का कौन सम्मान नहीं करेगा, लेकिन ये ऐसा क्यों दिया गया? असमानता के कारण, कि बराबरी में आ जाए। तो आज जो जनरल वर्ग के महिलाएं हैं और ओबीसी और एसटी की जो महिलाएं हैं, दोनों के तुलनात्मक दृष्टि से देखिएगा, दोनों एक तुलना में नहीं आ सकता है। तो मांग तो सिर्फ छोटा सा है कि अगर आरक्षण देना ही चाहते हैं तो ओबीसी के महिलाओं को आरक्षण में से दीजिए, यही तो विषय है। लेकिन ये लोग 1947 से शुरू करेगा, दोनों ये इस बात पर नहीं आएगा। इसलिए अब देश के जनता को ये दोनों पार्टियों से अंदर से नफरत हो चुका है और सामाजिक कार्यकर्ता और सामाजिक संगठन की ओर लोग भाग रहे हैं। आप याद कीजिए, अगर आपका अन्ना हजारे जी आंदोलन नहीं करते, बाबा रामदेव जी आंदोलन नहीं करते, ये इसका चूड़ीदार नहीं चलता। आज जो चल रहा है चूड़ीदार, बस उसी पर चल रहा है। और इसी बात को लेकर के डॉक्टर लोहिया ने संसद में कहा था कि देश का संसद अगर सुना पड़ जाए तो देश के नागरिकों को, जनता को अपने हक अधिकार के लिए रोड पर उतर कर प्रतिकार करना चाहिए और मजबूत तरीके से आंदोलन करना चाहिए। और देश इसी दिशा में जा रहा है।
आप देख रहे हैं कि सामाजिक संगठन के लोग किस तरह से आंदोलन कर रहे हैं। आज राजकुमार जी हैं, पूरे देश में ओबीसी के लोग जो है रोड पर उतर करके इसका आंदोलन कर रहे हैं। कहाँ गए अगर इसके हिमायती कांग्रेस के लोग हैं और बड़े दल के लोग हैं तो वो क्यों नहीं रोड पर आकर के प्रतिकार कर रहे हैं? वो नहीं करेंगे, वो जानते हैं कि मौसेरा भाई को हानि हो जाएगा। इसलिए भी कांग्रेस आज आई नहीं है क्या? हैं? हम उस पर नहीं जा रहे हैं। कौन कांग्रेस विरोध कहिएगा। पे भी जो है हंसी आती है, जो रात को अपनी बेटियों को जलाता है और उसके सबूत को मिटा देता है। शर्म आनी चाहिए इनके नेताओं को जो इस तरह के नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं। और अगर ये ओबीसी की बात करते हैं तो और शर्मनाक है, जो यहाँ का कैबिनेट सचिव में 91 में जो है 89 जो है वो एक ही समाज के लोगों को भर दिया गया है। मोदी जी एक मुखौटा प्रधानमंत्री है रेशियल सीक्रेट सर्विस का। मैं दावा करता हूं कि जितना भी पिछड़ी समाज का, जितना भी आरएसएस का कार्य करता है, वो आरएसएस का फुल फॉर्म नहीं बता सकता। आरएसएस का फुल फॉर्म बता सकते हैं कि नहीं बता सकते हैं? हम मूर्खों से बहस नहीं करते इस मामले में। समझ लीजिए, आरएसएस का कार्यकर्ता हम है तो कोई हमसे पूछेगा उसके लिए आपको शाखाना पड़ेगा। यहाँ सार्वजनिक जगह पर ये इन विषयों पर चर्चा नहीं हो सकती है। आपको सोच सकते नहीं, सोच सकते हैं, यहीं पर आप सोच सकते हैं। सार्वजनिक विषयों पर बात नहीं करेंगे लेकिन देश पर राज करने की बात करेंगे। मतलब सार्वजनिक विषयों पर बात करने के लिए क्या चोरी कर रहे हैं? कौन ऐसा चोरी कर रहे हैं? हम ऐसा कौन ऐसा चोरी कर रहे हैं जो अपना फुल फॉर्म भी नहीं बताएंगे? सच्चाई यही है कि गुप्त तरीके से वर्ण व्यवस्था को लागू करने के लिए, पूरे देश में वर्ण व्यवस्था को लागू करने के लिए और संविधान को कोलैप्स करने के लिए ये सारा ड्रामा हो रहा है। मोदी जी मुखौटा प्रधानमंत्री हैं और ये जितना भी काम किए हैं, आप देखिएगा कोरोना के टाइम में कितना बड़ा ड्रामा हुआ। कोरोना के टाइम में ज्यादा ड्रामा पे नहीं, नहीं, महिला आरक्षण, मैंने तो कहा कि महिला आरक्षण बिल का जो कौन विरोध करेगा? कोई नहीं करेगा, लेकिन आप पे नियत नहीं है लागू करने की ना, करिए ना लागू। नियत नहीं है। आप तो उनसे प्रश्न करते हैं जो व्यक्ति भाजपा को वोट ही नहीं करता है। हमने सुनिए बात को, हमने जितनी बातें अपने मैनिफेस्टो में कही, आप उससे पूछिए कि हमने उसको लागू किया कि नहीं किया। हमने राम मंदिर की बात कही, उसको बनवा रहे हैं कि नहीं बनवा रहे हैं। हमने धारा 370 हटाने की बात कही, हटाया कि नहीं हटाया। हमने अपने मोदी जी कहते हैं हम जिसका शिलान्यास करते हैं उसका उद्घाटन जरूर करते हैं, और जिसका वोट लेते हैं जब हमारे मैनिफेस्टो में महिला आरक्षण विधेयक था, नारी शक्ति वंदन जो विधेयक आया है 2029 में, वो हर हाल में लागू होगा, हाल में लागू ताली बजाएंगे। लेकिन एक बात है कि आप कह रहे हैं कि उन लोगों से पूछते हैं जो कि बीजेपी को वोट नहीं देते हैं, तो पूछ वही सकते हैं जो बीजेपी को वोट दे। नहीं, पूरे देश की जनता प्रश्न कर सकती है, लेकिन वायस्ड होके कोई प्रश्न करेंगे तो उसका उत्तर अपने जैसा आदमी नहीं देते। देखिए मैं बताना चाह रहा हूँ, सुभाष जी ने कहा कि धारा 377 ना 70 और राम मंदिर, इसका शिव गुफा का क्या हुआ? इसमें ओबीसी के लोग कितने हैं, एसटी के लोग कितने हैं, एससी के लोग कितने हैं? जो कार सेवक थे, बाबरी मस्जिद का जो ध्वंस किया था, उसका हश्र क्या हुआ? ओबीसी एसटी एससी के लोगों को प्रोपेगेंडा के तहत, इमोशनल, ये जो है धार्मिक उत्पीड़न के तहत शवों को ले जाया गया। शवों के बहू बेटी बहन को राण कर दिया, बेवा कर दिया, मोसमात कर दिया। उसके लिए बीजेपी आरएसएस ने आज तक क्या किया, मैं पूछना चाहता हूं। और ये पूछना चाहता हूं 377 धारा का जो कहा जा रहा था, सी गोपा छोड़ा जा रहा था कि सभी वहां पे जमीन लेगा, कौन ले रहा है जमीन? कश्मीर में कौन ले रहा है? ये तो थोड़ा नहीं, विषय से विषयांतर हो गया। फिलहाल जो हम लोग महिला आरक्षण पर हैं और महिला आरक्षण पर ही बात करेंगे, आपके पास भी आएंगे। नहीं, बात क्लोज करेंगे। सबसे बड़ी बात है कि महिला आरक्षण जो है 2029 तक जो है वो लागू करने की बात कही जा रही है। सुभाष जी कह रहे हैं कि कोई इसमें जो है विरोधाभास नहीं है। ओबीसी को आरक्षण अभी तक जो है उसमें कितना मिलेगा ये भी स्पष्ट नहीं। 33% सिर्फ महिलाओं को आरक्षण मिला है। तो क्या उम्मीद है कि आप लोग जिस तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, सुभाष जी भी यही हैं, तो आगे उम्मीद है कि होगा 33% में से कुछ ओबीसी और एसटी एससी को भी? अभी मैंने सुभाष जी को सुन रहा था आपके डिबेट में। सुभाष जी ने कहा कि बिना सेंसस किए देश की कितनी आबादी है वो पता नहीं चल पाएगा, और जब सेंसस होगा तो ओबीसी कितना है ये पता चल जाएगा, और उस आधार पर फिर आरक्षण की व्यवस्था की जाएगी। अभी इन्होंने स्वीकार किया। मैं समझता हूँ ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जरूर हैं, लेकिन ओबीसी समाज से आते हैं,
ओबीसी के प्रति दर्द है। ये बात जो आज आपके डिबेट में इस गांधी मैदान में सुभाष जी कह रहे हैं, ये इनको अपने पार्टी के प्लेटफॉर्म पर उठाना चाहिए कि आप जनगणना कराइए। जो जिस जनगणना की मांग अभी पूरे देश कर रही है और शुरू से कर रही है कि जाति आधारित जनगणना हो, तभी ना ओबीसी पता चलेगा कितना है। तो ये तो इनको जाति स्वीकार गण- करना चाहिए। हाँ। और जो इन्होंने बात कही अभी, बड़ा हमको हंसी आती है। इन्होंने कहा कि मोदी जी जिसका शिलान्यास करते हैं उसका उद्घाटन भी करते हैं, इसीलिए इन्होंने 2000 का नोट भी लाया और बंद भी करवा रहे हैं। ये इनका है, ये बिना सोचे समझे कुछ भी चीज लाने का शगुफा छोड़ते हैं, क्योंकि ये केवल देखते हैं कि मैं सत्ता में कैसे बैठूंगा, सत्ता मेरे पास कैसे आएगा। बाद बाकी देश हित की बात, यहाँ के समाज के हित की बात इनके नजर में, इनके मैनिफेस्टो में नहीं है। भी नहीं है। हम तो प्रेमनंदन भैया जी का बहुत आदर करते हैं, क्योंकि ये स्वयं जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी जो बात कहते हैं वो कर रहे हैं, तभी तो उनको भारत की जनता उनको लगातार बहुमत दे रही है। 2 सीट लाने वाला व्यक्ति आज 390 सीट ला रहा है, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता के दिलों में वास कर रहे हैं, तब न उला रहे हैं। और जहां तक बात रही महिला आरक्षण में, महिला जो बिल है उसमें ओबीसी आरक्षण का, आने वाला समय में आप देखेंगे उस पर भी आज भारतीय इतिहास में पहली बार 27% ओबीसी किसी मंत्रिमंडल में है, वह भारतीय जनता पार्टी के मंत्रिमंडल में है। कांग्रेस ने तो सब दिन लूटा है। आज जो ओबीसी का बात करता है, हरिजन आदिवासी पिछड़ा दलित का जानवरों से बदतर स्थिति कांग्रेस के राजपाट में हुआ है। सच्चर कमेटी का रिपोर्ट कहता है इस देश में मुसलमानों की स्थिति दयनीय है। वह कोई भारतीय जनता पार्टी किया है क्या? सिर्फ वोट बैंक मुसलमानों को बना के रखा है। आज मुसलमान समाज भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि कांग्रेस सिर्फ मुसलमानों को यूज किया है। आने वाला समय में जो हमारा जनाधार बढ़ रहा है 2024 में देखिएगा, अगर हम गलत करेंगे सत्ता से जाएंगे, लेकिन सबों को उत्तर मिलेगा 2024 में। आने 2024 हसनैन जी, हाँ। जी मैं सुभाष जी के बात पर एक बात फिर मैं कहूँगा कि अपने मन से उठावा। जैसे इसी महिला बिल में ओबीसी की बात हो रही है, SC ST तो डिसाइडेड है, डिफाइंड है कि कितना मिलना उसको, उसका तो रिजर्वेशन है। तो मैं सुभाष जी से पुनः कहूँगा, आप वाकई बहुत इस देश के सभी लोगों के हितैषी हैं, तो इस बात को भी आप जो अपने प्लेटफॉर्म पर रखें कि मुसलमानों के का भी आरक्षण जो है महिलाओं को, वो जो है लेजिस्लेटिव असेंबली में और जो लोकसभा में मिले। क्योंकि इस बिल का तात्पर्य क्या है जानते हैं? तो इस बिल का तात्पर्य है कि जब तक कि कुछ प्रोपोर्शनेट में रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा तो फिर उस कम्युनिटी को न्याय नहीं मिलेगा। आज 33% बिल लाने का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन जो जब ज़्यादा आएगा तो अपने प्रॉब्लम्स को, अपने समस्याओं को, चूंकि यहाँ तो मेजोरिटी पर डिपेंड करता है ना। डेमोक्रेसी का मतलब है कि डेमोक्रेसी का मतलब यह है, प्रजातंत्र का मतलब यह है कि उसमें बहुमत हो, तो इसलिए लाया जा रहा है। हम इनसे निवेदन करेंगे और इस बात को आपके चैनल के माध्यम से ऐड भी करते हैं कि मुस्लिम के रिजर्वेशन को भी वुमेन बिल में जो लाए हैं उसको भी स्पष्ट किया जाए। जस्ट ए मिनट, स्पष्ट किया जाए। दूसरी बात देखिए, अभी जो ये हम लोग कह रहे हैं कि क्यों यह घुमा रहे हैं, गोल 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 घुमा रहे हैं इस बिल में। हर कोई पढ़ा लिखा आदमी जो संविधान पढ़ता है या नहीं जो पढ़ा उनको जानना चाहिए कि बिल जो है कब जो है कानून बन जाता है। अध्यादेश होता है, बिल होता है, उसका कानून होता है। अब राष्ट्रपति का साइन हो गया, बिल मोशन में आ गया, जन्म ले ली। अब उसको क्या करना है? करना है कि हर स्टेट के 50% स्टेट से उसको लेना, उस पर ओपिनियन लेना है। तो ये नहीं ले रहे हैं। अच्छा, हम आपको जो कह रहे हैं इनकी नियत में खोट था। ये 2014 से फुल मेजोरिटी में है, इनको किसी की जरूरत नहीं थी। राज्यसभा लोकसभा दोनों में करा लेते, ये लोकसभा में आ जाता, राज्यसभा में कोई, चूंकि बिल का तो कोई विरोध करता नहीं। अब ये अगर यही काम करते थे तो सेंसस करा लेते। सेंसस गवर्नमेंट ही ना कराती है, चाहे कोरोना हो, चाहे जो भी प्रॉब्लम हो, जो भी अराइज हो समस्या, सेंसस तो गवर्नमेंट का कराना है। सेंसस करा लो भाई आप। अब बिहार में जो कह रहा है कि जाति जनगणना, आखिर क्यों आप चले गए सुप्रीम कोर्ट? क्या शो करता है आपका इंटेंशन, क्या बताता है तो आप बड़ा स्वच्छ, बड़े अच्छे अंदाज में बोलते हैं, बड़ा हितैषी है, सारा चीज है। हम लोग किसी पर पर्सनल अटैक नहीं करते हैं, क्या है नहीं है, लेकिन अंदर क्या है आपका? अरे आप सेंसस करा लेते हैं। अच्छा, आप डिक्लेयर कर दो कि हम ठीक है, इस महिला शक्ति बंधन बिल जो आया है इसमें हम जो है ओबीसी को जो है 40% दे देंगे। कर दो डिक्लेयर, हम 40% से बिलो हो जाएंगे जनगणना में, हमको कम कर दीजिएगा। वेरी क्लियर है ना
क्लियर है ना कि आप कर दो, हमारा डिक्लेयर कर दिया 40% दे रहे हैं, मान लिया जाए हम 40% से सेंसस में कम आ जाएंगे, हमको मेरा कम कर देना। इसको हम जितना ओबीसी के लोग हैं इस देश में, हम इस बात को कहते हैं ठीक है हमारा कम अगर सेंसस में आ जाए कम कर देना, अधिक आ जाएगा तो अधिक मत करना, इतना ही हम कहते हैं, मत करना लेकिन कर दो एक, क्यों नहीं करते हैं फिक्स। तो कहने का तात्पर्य अभी अब कह रहे हैं हमारे सुभाष जी बड़े गर्व से कह रहे हैं, ये इनका अंदाज भी अहंकार का है भाई, बड़ा ईगो है इन लोगों को, बड़ा जबरदस्त, क्योंकि वोटे इतना आया, मेजोरिटी इतना आया है, तो इन लोगों का अहंकार है कि 2029 में एकदम होगा। अब हमको बताइए आशुतोष जी, ये प्रैक्टिकल है, करा लेंगे आप जनगणना, करा लेंगे 50% से पास, डिक्लेयर करो हाँ ठीक है इतना परसेंट दिए, शुरू हो जाए 24 में शुरू कर दो, दिल बड़ा करो ना भाई, सबसे पहले भाजपा दे 33% महिलाओं को टिकट दे दे, क्या जरूरी है, पुरुष के सीट से महिला लड़ सकती नहीं लड़ सकती, गोड्डा में महिला लड़ सकती नहीं लड़ सकती है, राजमहल में महिला लड़ सकती नहीं है कोई मैंने प्रोहिबिटेड है, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं है ये व्यवस्था कि नहीं लड़ सकती है, जितना सीट है लड़ा दो, दिल दिखाओ, शुरुआत कर। वाले हाँ शुरुआत करो, कांग्रेस वालों को शुरू करें, तो कहने हम संगठन की बात नहीं कर रहे हैं, हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया, 24 में चुनाव हो रहा है ना आशुतोष जी, सभी जानते हैं, आप दे दो मैक्सिमम सीट 33% दे दो, बीजेपी वाला शुरू करो, कांग्रेस वाला शुरू करेंगे या जेएमएम वाले सब शुरू करेंगे, आप करो, आप कहो डिक्लेयर करो हाँ 33% हम लड़ाएंगे। देखिए विद्वान वकील, हाँ हमारे भी पहला सवाल है बताइए ना। कि शुरुआत आप ही क्यों ना करें, क्या जरूरत है कि महिला आरक्षण पास होगा तभी हम करेंगे? हमने तो शुरुआत पहले कर दें आप। पार्टी के अंदर 33% महिला को आरक्षण दिया हुआ है, हाँ। और कांग्रेस ने तो इसको लागू नहीं किया, हमने पहले लागू कर दिया। विद्वान वकील ने अभी कह रहा था कि मुसलमानों को आरक्षण, जबकि संविधान का इनको ज्ञान है कि संविधान में धार्मिक आधार पर आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है। आंध्र प्रदेश सरकार ने 5% मुस्लिम आरक्षण लागू किया, जिसको हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया, और मुस्लिम समाज ओबीसी वर्ग में आते हैं, अलग से आरक्षण की मांग करना बेवकूफी है। दूसरी बात जो उठ रही है, मैंने बीइंग ए रिलीजन उसमें आरक्षण नहीं मांगा, हमने कहा मुस्लिम महिलाओं का भी प्रोविजन कुछ करो, आप बड़ा दिल रखते हो। अरे भाई जो काका काले जो मंडल कमीशन में जो 4000 से अधिक जातियां चिन्हित हुए हैं, उसमें आपका भी स्थान है, ओबीसी आरक्षण लागू होगा तो मुस्लिम आबादी भी उनको लाभ मिलेगा, मुस्लिम महिलाएं भी घर से निकलेंगी। पहले आप अपने आबादी को अपने चुनाव तो लड़ाइए, घर से निकालिए तो सही। जिस तरह से आप सवर्ण जाति को आप कहते हैं, तो उनकी महिलाएं घर से निकल कर हर क्षेत्र में जाती है, अब ओबीसी महिलाएं भी निकल रही है, आप लोग भी निकालिए ना, धीरे धीरे प्रतिनिधित्व तो लीजिए ना, कोई रोका थोड़ा है, महिला आरक्षण लागू होगा, सबका इसका फायदा मिलेगा। क्या कर आशुतोष जी, मैं कल अपनी पत्नी को गोड्डा पार्लियामेंट्री सीट से खड़ा करने जा रहा हूँ, अब सुभाष जी टिकट दिला दें बीजेपी से हमको। देंगे शाहनवाज हुसैन नहीं लड़ रहा है, नकवी साहब नहीं लड़ रहे हैं, शाहनवाज हुसैन लड़ रहे हैं। हाँ पत्नी उनकी नहीं आप भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करिए, यह सीट अगर महिला आरक्षण तो आपको चुनाव लड़ाएंगे हम। हाँ दे दो यहाँ तो नहीं, आप पहले भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन तो करिए, आपका स्वागत है। देखिए संक्षिप्त में समय कम। सर्वप्रथम मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि जब बीजेपी और आरएसएस के लोग जब डिबेट पे आते हैं तो उनके अंदर अहंकार और तिरस्कार दोनों दिखता है, एक साथ दिखता है। सुभाष जी ने अभी से कुछ देर पहले कहा कि ये लोग बुड़बक हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, तो हम कहना चाहते हैं कि ओबीसी के लोग कब पढ़े लिखे नहीं हैं, कब पढ़े लिखे नहीं हैं? जब पढ़े लिखे स्टूडेंट नौकरी मांगने के लिए जाते हैं, भागीदारी मांगने के लिए जाते हैं, तो एनएफएस लगा करके उनको साइड कर देते हैं, नॉट फाउंड सुटेबल लगा करके उनको साइड कर देते हैं, उनको आप पहुंचने नहीं देते हैं, अपने भागीदारी उसको लेने ना प्रोफेसर, ना तो मीडिया में, ना तो आप न्यायपालिका में, हर जगह से खदेड़ रहे हैं ओबीसी के युवाओं को। और दूसरी बात ये हो रही है कि महिला नारी वंदन विधेयक जो 2023 है, इसको लागू करने के लिए 2024-2029 का लिया गया है, लिमिट टारगेट लिया गया है, तो क्या, और ये कहा गया है कि सेंसस के बिना लागू नहीं हो सकता है। ये प्रश्न है, यक्ष प्रश्न है। आशुतोष जी, मैं पूछना चाहता हूं सुभाष जी से, आप बीजेपी के लोग हैं, आप ये बात बताइए कि ईडब्ल्यूएस जब लागू किया गया तो उसका कहाँ है डेटा, उसका बेस क्या है, किस आधार पर ईडब्ल्यूएस को लागू किया गया था, कितने %
अगड़ी के लोग हैं 10% हैं, 20% है, 5% है, 3% है। और जब ओबीसी के लोग अपना अधिकार मांगने जाता है तो वही न्यायालय से अड़ंगा लगा दिया जाता है, राज्यपाल के यहाँ से अड़ंगा लगा दिया जाता है। ये लोग खेल क्या कर रहे हैं इस देश में, इस बात को समझना होगा, इस क्रोनोलॉजी को समझना होगा। देश के ओबीसी के युवाओं को, बहुजन के युवाओं से मैं यही बात कहना चाहूंगा। और आप लोग भी मीडिया वाले हैं, आप लोग भी, आपको अधिकार है, चौथा स्तंभ है, आप लोग इस बात को रखिए कि 2 करोड़ रोजगार कम मिलेगा, 15 लाख कम मिलेगा, ये तो पॉलिटिकल बात है। लेकिन नारी विधेयक अधिनियम जो है, उस फूलन देवी का क्या होगा, उस भगवतिया देवी का क्या होगा, जो ईटा ढोती है, खेतों में जो काम करती है, पहाड़ों पे जो लकड़ी बीनती है, उसका क्या है शिक्षा का प्रतिशत, ओबीसी एसटी का, एससी का। आप देखिए उसका शिक्षा को बढ़ावा क्यों नहीं दिया जा रहा है। मात्र 5 से 10 से 15% हैं। और अगड़ी जाति की जो महिलाएं हैं 100% शिक्षित है। तो प्रतिस्पर्धा में कैसे सकेगी हमारी महिलाएं, कैसे संसद भवन जाएगी। आज देख लीजिए गोड्डा में ओबीसी का आरक्षण को खत्म कर दिया गया पूरे झारखंड में। तो पंचायत चुनाव में देखिए क्या हंस रहा है, वार्ड में भी वो लोग हावी हैं, नगर में हावी हैं, चेयरमैन की कुर्सी में हावी हैं। ओबीसी के लोग कहाँ हैं, मरमाहत हैं, उनके पास पैसा है, प्रॉपर्टी है, सब दिन से उन लोगों को विरासत में मिला हुआ है। धार्मिक अत्याचार हम लोगों को भी जो किया गया है, इसका उन लोगों को बोनस मिला हुआ है। तो देखिए यहाँ पर तरह तरह की बातें उठ रही हैं और सबसे बड़ी बात है कि महिला की जगह कानून जो है वो बनकर तैयार हो गया। अगर इसके ठेठ शब्द में कहा जाए तो पजामा बनकर तैयार हो गया। उस पजामा में कौन जाएगा, क्या साइज होगा, इसका अभी तक किसी भी तरीके से जो है उस पजामा का आदमी जो है वो बनकर अभी तैयार नहीं है। सही कह रहे हैं ना? बिल्कुल सही कहना है। चूंकि ये सजवाग दिखाए हम लोग को 29, 34 और पता नहीं 54 या पर अपने जीवन पर्यंत लागू करेंगे कि नहीं करेंगे ये पता नहीं। इसलिए जिस पैजामा की बात आप करते हैं उस कभी अमली जामा हमको नहीं लगता है पहनाया जा सकेगा। मतलब उस पजामा के लिए इंसान मिलने वाला नहीं है, जैसा कि बता रहे हैं। और देखिए महिला आरक्षण की बात है, महिला आरक्षण पे किसी को किसी भी तरीके से कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति है तो जिस चुनावी समय में ये बिल आया है इसको लेकर आपत्ति है। और आपत्ति है तो 2029 तक का जो टारगेट लिया है इस पर आपत्ति है। और आपत्ति है तो महिला आरक्षण में जो जिस तरीके से 33% महिला आरक्षण दिया गया, इसमें ओबीसी और एसटी एससी का क्या स्थान रहेगा, इस पर लोगों की आपत्ति है। बाकी आने वाले समय में पता चलेगा कि महिला आरक्षण पर क्या होता है और इसको किस तरीके से अमली जामा पहनाया जाता है। बाकी बता दें कि हमारे साथ आज बात करने के लिए आप हमारे साथ राइट साइड देखेंगे एडवोकेट हसनैन जी हमारे साथ हैं, प्रोफेसर प्रेमनंदन जी हमारे साथ हैं, सुभाष यादव जी हमारे साथ हैं, राजकुमार जी हमारे साथ हैं, जवाहर जी हमारे साथ हैं, प्रदीप कुमार विद्यार्थी जी हमारे साथ हैं। तो फिलहाल तमाम लोग जो हैं अपनी अपनी बातों को इन्होंने रखा और बड़ी ही बेबाकी से रखा और उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में महिला आरक्षण पास हो और सबों का जो उम्मीद है उस उम्मीद को पार होते हुए जो है सब जो है उस पर काम करे। तो बने रहे हमारे साथ ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे एक्सप्रेस न्यूज।